ब्रहस्पति पर्वत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रहस्पति पर्वत का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ब्रहस्पति पर्वत के ऊपर उठे भाग को उत्खंड, उत का मतलब उठा हुआ, खंड का मतलब भाग, उत्खंड, उत्खंड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हास्ट कहते हैं, हास्ट, तथा नीचे धसे भाग को, जो नीचे धसा हुआ भाग था, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको हम कहते हैं द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन को, द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। तो ग्राबेन और हास्ट क्या है, ये आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ग्राबेन और हास्ट है वो किसकी विशेषता, ऐसे, ये है पृथ्वी की सतह, ये हो गया आपके हास्ट, ये हो गया आपके ग्राबेन, ये है ब्रहस्पति पर्वत। यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत, ये दोनों जो हैं वो ब्रहस्पति पर्वतों के उदाहरण हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत ब्रहस्पति पर्वतों के उदाहरण हैं। ब्रहस्पति पर्वतों के उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, देखो बेटा, जब किसी भी पर्वत के या जमीन से, यहां से जो ज्वालामुखी निकलती है, लावा वगैरह ऐसे करके ये जो पदार्थ है वो यहाँ इकट्ठे होते जाते हैं, तो इस प्रकार का जो पर्वत बनता है वो बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। वॉल्केनो जब निकलती है, आग, लावा, राख, धुआं, गैस, ये धीरे धीरे क्या होता है, इधर इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते हैं तो ये पर्वतनुमा आकार बन जाता है। इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जिसको वॉल्केनो माउंटेन कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। ये ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया है, भूगर्भ का लावा जब पिघल कर जमीन की सतह पर आ जाता है और जो ये पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं ऐसे 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 धीरे 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 ऊपर से ऊपर, तो ये पर्वत बन जाता है। इसको हम कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। अफ्रीका का माउंट किलिमिंजारो और जापान का फ्यूजियामा इसके उदाहरण है। इसके दो उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमिंजारो, याद रखना, अफ्रीका का माउंट किलिमिंजारो, और दूसरा है आपके जापान का फ्यूजियामा। ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। आपके पास यदि एटलस हो तो आप और भी बहुत सारे नाम पता कर सकते हैं। यहां पर दो दिए हैं, मैं आपको दोनों मैंने आपको बता दिए। तो ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ब्रहस्पति हो गया, सबसे पहला था आपके वलित पर्वत हो गया। अब हम बात करेंगे पर्वतों के उपयोग क्या है। पर्वतों वाला टॉपिक जो है वो अंतिम दौर में है। पर्वतों के उपयोग हम सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो हम लिखेंगे कैसे इसको। तो यहां पर हम इसको बिंदुवार सजाएंगे मतलब आपको समझाएंगे। तो देखिए, पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार है। पानी होता है पर्वतों में, कैसे होता है बताता हूं मैं। पर्वत जल के संग्रहगार हैं। पर्वत जल के संग्रहगार हैं। यहां स्थित जो बर्फ की नदियां होती है, हिमानियां, यहां स्थित हिमानियों से अनेक नदियां निकलती है, नदियों का उद्गम होता है, और यही नदियां मैदानों में आकर के बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं।
तो सबसे पहला, पर्वतों में हिमानियां होती हैं, हिमानियों से पानी, नदियों का उद्गम होता है। फिर नदियां जब मैदानी में आती है तो नदियों के जल का उपयोग सिंचाई और पन बिजली उत्पादन में होता है। लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, नदियों के जल का उपयोग, नदियों के जल का उपयोग सिंचाई अर्थात इरिगेशन, नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन, पन बिजली उत्पादन में होता है। आगे बढ़ते हैं, दो उपयोग हमने देखे। तीसरा उपयोग, नदियां, जो नदी घाटियां जो होती है, जो पर्वतों के बीच में से निकलती है, तो नदी घाटियां और वेदिकाएं खेती के लिए उपयुक्त है। नदी घाटियां और वेदिकाएं जो है कृषि उत्पादन में उपयुक्त होती हैं। नदी घाटियां व वेदिकाएं कृषि उत्पादन में उपयुक्त मतलब प्रयोग होती है। कृषि उत्पादन खेती होती है वहां पर। देखो बेटा, जो पहाड़ होते हैं ना वो समतल नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं मान लो। तो यहां पर क्या है कि लोग इसको थोड़ा सा समतल करके वेदिकाएं बनाते हैं ऐसे, और फिर यहां पर खेती करते हैं। इसको हम कहते हैं वेदिका, टेरेस फार्मिंग। तो यहां पे खेती करते हैं, तो इनका उपयोग हम खेती के लिए भी करते हैं। जल के संग्रहगार हिमानियां होती, नदियां निकलती है, नदियों से सिंचाई और पन बिजली उत्पादन ये होता है। नदी घाटियों में और वेदिकाओं के अंदर जो खेती होती है। वन, जो पर्वतों से हमें क्या और क्या मिलता है, पर्वतों से वनस्पति, पर्वतों में वनस्पति अर्थात वेजिटेशन बहुत सारा भरा हुआ है, याद रखना है ना, वनस्पति। उसके बाद में वन्य जीव उत्पाद। देखिए तीसरा मैं यहां लिखा हुआ ना, पर्वतों से वनस्पति, वन्य जीव उत्पाद, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनसे जो मिलने वाला उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो हमें प्राप्त होता है। वन्य जीव उत्पाद, उसके अलावा गोंद, रेजिन, ईंधन, चारा, ये सारी वस्तुएं जो है हमें, ईंधन भी मिलता है, आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत तो लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं, तो पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। सैलानी मतलब घूमने घामने वाले लोग, आप भी कभी गए होंगे, टूरिस्ट बोलते हैं जिनको, सैलानी घूमने जाते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद में पर्वतों पर कई खेल भी किए जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है ना, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। पांचवा, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जो बर्फ के ऊपर करते हैं, स्कीइंग जैसे खेल भी पर्वतों पर होते हैं। तो ये 5 जो है वो आपके पर्वतों के उपयोग आपको लिखने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पर्वतों के क्या उपयोग है। पर्वत जल के संग्रहगार, हिमानियों से नदियां निकलती हैं। पहला, नदियों के जल का उपयोग हम सिंचाई और पन बिजली उत्पादन में करते हैं। तीसरा, नदी घाटियां और वेदिकाएं खेती के लिए उपयुक्त हैं। चौथा मैंने यहां लिखा है 1 2 3, फिर ये चौथा है, पर्वतों से हमें वनस्पति, वन्य जीव उत्पाद, गोंद, रेजिन, ईंधन, चारा, ये सब प्राप्त होता है।
फिर ये 5वां हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं तो वहां पे इनकम भी होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, क्योंकि टूरिज्म अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री अभी बन गई है। कुछ खेल होते हैं, छठा बिंदु है ये पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग वगैरह। तो ये है यहाँ पर पर्वतों के उपयोग, पर्वतों के प्रकार। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करता हूं पठारों के बारे में। प्लेट्यू माउंटेन पूरा हो गया, अब हम पठारों की बात करेंगे, पठार की विशेषताएं, और उसके बाद में मैदानी भाग। लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।